हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदित्य मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और भूगोल विषय के अंदर जो है हमारे 12वां अध्याय प्रदूषण चल रहा था। उसमें प्रदूषण के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और आज जो है हमें पढ़ना है भूमि प्रदूषण। तो भूमि का जो प्रदूषण है वो किस प्रकार होता है, देखिए। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता के अंदर जो ह्रास होता है, कमी होती है। आपने पढ़ा होगा ना, लिंग की भी मृत्यु किसे कहते हैं। तो मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसका उपजाऊ कम होना, उपजाऊपन जो है उसमें कमी होना, उसमें ह्रास होना, जो क्या है मृदा के जो है क्या होता है, मृदा का प्रदूषण होता है। क्योंकि मृदा का जो संगठन कैसे होता है, यह है चट्टान। ठीक है। और चट्टान के अंदर 2 क्रियाएं होती है, अपक्षय और अपर्दन। इस अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया है, इसको सामूहिक रूप से हम कहते हैं अनाच्छादन। और इस अनाच्छादन होने के बाद जो है हमें क्या प्राप्त होता है, मूल पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है। और ये जो मूल पदार्थ, जो रेत हमें प्राप्त होती है, इसके अंदर जब ह्यूमस मिल जाता है, ह्यूमस या जीवाश्म जब मिल जाता है इसमें, तो ये क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है, इसी के अंदर जो है फसल उत्पादन होती है। और जब इस मृदा के अंदर किसी भी मानवीय क्रिया या प्राकृतिक क्रिया के कारण ये ह्यूमस और ये जीवाश्म होता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसकी गुणवत्ता जो होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और इसमें मृदा के अंदर उसकी गुणवत्ता, उसमें उसकी समाप्ति या इसका जो नाश होता है, यही मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो समझ में आया आपके मृदा प्रदूषण क्या है। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता में कमी आती है, उर्वरता के अंदर जैसे उपजाऊपन में क्या आती है, कमी आती है। समस्त भूमंडल पर वासी जीव जो होते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। सभी जीवों के ऊपर से क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब चलिए इसके प्रभाव के कारण क्या क्या है। प्रदूषित जल से अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से, औद्योगिक अपशिष्टों, नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्टों से। उदाहरण के लिए देखिए, इसके जो कारण है, किस किस कारण से होता है। एक तो दूषित जल से, दूषित जल से क्या होता है, भूमि का प्रदूषण होता है। जब हम दूषित जल से, कारखानों से निकलने वाला जो पानी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन और केमिकल जो है मिले हुए हैं, अगर उनसे सिंचाई की जाती है तो वो जो पानी है, उस पानी के साथ वो जो रसायन है या जो अपशिष्ट है, वो क्या करता है, पानी के साथ भूमि के अंदर जाता है। और भूमि के अंदर जाने से उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, जो उस मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, केंचुए वगैरह, तो उनको वो क्या करता है, समाप्त कर देता है। और मिट्टी जो होती है वो कठोर हो जाती है, थोड़ी पथरी के समान कठोर हो जाती है। तो उसकी उर्वर क्षमता जो है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसकी जो ठोस होने से उसके अंदर ऑक्सीजन, जो हवाएं होती है विभिन्न बाहर की, वो गैसें और सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, इसलिए वो मिट्टी जो है किस प्रकार की हो जाती है, कठोर होकर उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। अत्यधिक रासायनिक खादों का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, यही रासायनिक खादों का प्रयोग इस प्रकार से रसायनों का मिश्रण होता है, जैसे ये मिट्टी है। ठीक है। ये हमारा खेत है, खेत के अंदर ऊपर लगभग 1 फीट के आसपास जो है जुताई बुआई करते हैं। जब हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो पानी के साथ घुलते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। जमीन के अंदर जाने के बाद क्या है कि जिस दूरी तक तो हम खेती वगैरह हमारी हो रही है, कृषि जो हो रही है, तो जहाँ तक हल चलते हैं, जहाँ तक मिट्टी की निराई गुड़ाई हो रही है, वहाँ तक तो ठीक है। इसके नीचे एक प्रकार की लेयर्स बन जाती है। ठीक है। एक परत जो है इसका निर्माण हो जाता है। और इस परत के निर्माण होने से जो है नीचे के जो हम खनिज तत्व वगैरह प्राप्त होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और ऊपर से जाने वाले जो है इस लेयर तक ही रुक जाते हैं। पंजाब और हरियाणा के अंदर हरित क्रांति के बाद जो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, तो इससे वहाँ की भूमि की उपजाऊपन जो है वो समाप्त हो गया। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ, रासायनिक खादों का प्रयोग जो है इसके कारण हुआ। एक समस्या ये भी होती है, अत्यधिक अगर हम सिंचाई करते हैं, अत्यधिक सिंचाई, हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर को पढ़ते हैं, और वहाँ जब उसकी इंदिरा गांधी नहर के कुछ लाभ तो हमने देखे, लेकिन कुछ उसकी हानियाँ जो हम देखते हैं, तो उन हानियों के अंदर एक आता है सेम की समस्या। सेम, ठीक है। इस सेम की समस्या का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक सिंचाई होती है
तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में क्या होती है कि लवणता होती है, ठीक है। उस लवणता जो है जब पानी मिलाए तो पानी के साथ वो लवणता क्या होता है, नीचे चला जाता है लवण, ठीक है। लेकिन जब खेत खाली है, उसके अंदर कोई फसल नहीं है और गर्मी का समय है, तापमान ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण। और ये वाष्पीकरण होने से ये जो पानी है इसके साथ जो एक पदार्थ है वो टूट के आते हैं, ठीक है। लेकिन ये भूमि की सतह पर आते हैं। जैसा हम पानी से नमक अलग करने के लिए ऊर्ध्वाधर वगैरह कई सारी विधियां वो अपनाते हैं, तो यहाँ मिट्टी जो जमीन है इसकी सतह पर आते हैं, जो है पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और उसके साथ जितनी भी ये जो लवणीय पदार्थ या जो चीज़ें हैं ये सारी क्या होती है, भूमि के ऊपर वाली जमीन परत जो है इसके ऊपर जमा हो जाती है। सफ़ेद कलर की होती है, इस प्रकार की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। जिससे पहले खारवाल जाति जो है नमक वगैरह बनाने का काम करती थी या फिर कपड़े धोने के लिए इसको काम में लिया जाता था। तो ये जो है ये उसके ऊपर जमा हो जाती है। सेम कहते हैं कि केशिकाकर्षण की प्रक्रिया के कारण होता है। कौन सी प्रक्रिया के कारण, केशिकाकर्षण के कारण। जैसा हम स्टोव होता है, हमारे स्टोव के अंदर नीचे तेल होता है और वो जो कुछ रस्सियाँ होती हैं, रस्सियों के सारे जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है। दीपक के अंदर जो होता है लो दूसरी जगह जल रही होती है और उसके अंदर या जो हमारी लालटेन वगैरह होती है, लैंप जो होता है उसके अंदर, तो यहाँ तो उसके अंदर तेल होता है और ऊपर वो बत्तियाँ होती है, ऊपर यहाँ पर लो जलती है, ठीक है। तो इसके अंदर जिस प्रकार ये जो नीचे धागे लटक रहे हैं, धागे जो है यहाँ से केरोसिन या पेट्रोल जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको ऊपर खींचते हैं और यहाँ रोशनी देते हैं। उसी प्रकार जो है एक प्रक्रिया होती है। इसमें पानी जो है जमीन से आता है और ऊपर भाप बन के उड़ जाता है और उसके साथ जितने लवणीय तत्व हैं वो भूमि की सतह पर जमा हो जाते हैं। तो इससे भी जो है भूमि का प्रदूषण होता है। आगे चलिए, उदाहरण के लिए पंजाब में रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से यहाँ के जो निवासी हैं सामने बड़ी चुनौती हो गई। इस प्रकार चीन और तीव्र औद्योगिकरण के कारण वहाँ के जल स्रोत अधिक संख्या में दूषित होने से वहाँ के आसपास की जो भूमि है उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जो मृदा प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है। मृदा प्रदूषण के नुकसान क्या क्या है वो देखिए। कृषि योग्य भूमि जो है उसमें लगातार न्यूनता या कमी हो रही है। इससे होने वाली जो प्रमुख बीमारियां उसके अंदर पेचिश, प्रवाहिता, भेजा, आंखों के रोग और तपेदिक रोग जो है वो हो रहे हैं। मृदा प्रदूषण अन्य पर्यावरण प्रदूषणों को भी जन्म देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि न्यूनता की समस्या बढ़ रही है। इसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा से पहले ये देखो भूमि प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है। ये भी भूमि और वायु प्रदूषण दोनों का कारण है। अब आता है हमारे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ठीक है। वस्तुतः विभिन्न उद्योगों की विधिक उत्पादक क्रियाओं के कारण जो है क्रियाओं से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रेट ऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं, इन गैसों के वायुमंडल में जल वाष्प के संपर्क में आने के साथ जो है तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाते हैं। यह वर्षा जिससे पानी में यह गैसें मिल जाती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे कई सारे उद्योग वगैरह हैं, उन उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या होता है वायुमंडल के अंदर जमा हो जाता है और वायुमंडल में जमा होने के बाद जब बारिश का समय होता है या वो जलवाष्प के संपर्क में आते हैं, ओस में या किसी में भी, ये बादल हैं मान लीजिए, और बादलों से जब वर्षा हो रही है तो इस वर्षा होने से क्या है कि जितने जो गैसें हैं ये या फिर धूल के कण जो है बारिश के बूंदों के साथ जो है जमीन पे आते हैं, ठीक है। और इस जमीन पे गिरते हैं तो ये सारा रसायन पानी के साथ जो मिल के आता है तो इस जमीन की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और इससे एक तो क्या बढ़ते हैं, चर्म रोग जो है वो बढ़ जाते हैं, भूमि की उत्पादकता है वो कम हो जाती है, वनस्पति और प्रकृति के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% जो है अम्लीयता H2SO4 के कारण तथा 30 से 40% जो अम्लीयता है वो HNO3 के कारण होती है। H2 और H2 जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं और NO2 प्लस H2 जो है इसे NHO3 नाइट्रेट अम्ल जो होता है, इनसे मिलकर जो क्या होता है अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से संबंधित जल का जो pH मान होता है वो 5 से 2.5 के मध्य pH के बीच होता है तथा pH का जो तटस्थ मान होता है वो क्या होता है 7 होता है। तटस्थ का मतलब उदासीन।
ठीक है। ये पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल के अंदर जो है 0 से 7 तक इधर और 7 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। इधर जो है ये तो होते हैं अम्ल, ठीक है, और इधर जो होते हैं वो होते हैं क्षार। जिनका पीएच मान 7 या 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं, जिनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन या तटस्थ होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पीएच जो मान है इसमें 7 होता है, इससे कम मान अम्लता तथा अधिक मान जो है वो क्षारीयता को प्रतीक है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयन का सल्फर ऊंचा जो स्तर है वो क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। देखिए अम्लीय वर्षा के कारण क्या क्या है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण जो है वो NO2, SO2, NO और CO आदि हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2SO4 का निर्माण करती है, और SO2 जो है इसके निम्न स्रोत हैं, किस किस के माध्यम से जो है SO2 का निर्माण होता है। ऑटोमोबाइल या कोयला या जल विद्युत संयंत्रों के कारण जो है वातावरण से ये बनती है। ताप शक्ति ग्रह जहाँ पर बिजली उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है, उससे इसका निर्माण होता है। खनिज तेल जो शोधनशालाएं हैं, जैसे हमारे भारत बाड़मेर के अंदर जो स्थापित हुई है, उनके माध्यम से स्वचालित वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो वाहन होते हैं, उनसे जीवाश्म ईंधनों के जलाने से जो है इसका निर्माण होता है। चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार जो है अम्लीय वर्षा हो रही है। इससे मछली के अंडे जो है उसके बच्चे निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 5 से कम पीएच जो है वो वयस्क मछलियों को मार सकती है। अम्ल वर्षा ने कीड़ों और मछलियों की कुछ प्रजातियों को खत्म कर दिया है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो है उनको मार देती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव है वो क्या क्या है। मिट्टी की उत्पादकता जो है वो क्या है, घटती है। अधिक अम्लता के कारण मिट्टी के खनिज एवं पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, न ही यह SO2 तथा NO2 उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोत तक सीमित रहता है। यह स्रोत जो है दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी जो कारण हैं वो वायु के वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूर तक बढ़ जाते हैं और आर्द्रता पात्र अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं। पेयजल जो भंडार है वो इससे दूषित होते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण जो विभिन्न रसायनों से मिश्रित जल है वो यहाँ तक पहुँचता है पृथ्वी तक, तो उससे भी जो है अम्लीय वर्षा होती है। और जल के जितने स्रोत होते हैं वो सारे प्रभावित होते हैं उससे। आंखों में जलन की समस्या जो है इससे उत्पन्न हो जाती है। अम्लीय वर्षा से मानव में सांस और त्वचा की जो संबंधित बीमारियां होती है वो हो जाती है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे पत्तियों के सतह पर मोम जैसी परत जमा हो जाती है। पत्तियों के स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, जनन नहीं होता इनमें, और वाष्पिक कोषजन आदि जैविक क्रियाएं जो है वो मंद पड़ जाती है। जर्मनी में 8% से लगभग जो वन है वो इसी कारण से नष्ट हो गए हैं। जल स्रोत तथा झील, नदी आदि की अम्लता बढ़ने से पानी के जीवों, वनस्पतियों पर हानिकारक असर होता है। अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में अम्लीय वर्षा के कारण जो है अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय समाप्त हो गए हैं। इसके 1-2 पॉइंट और हम देख लेते हैं। अम्ल वर्षा मृदा की अम्लता जो है इससे बढ़ जाती है, इससे पादप और जंतु जगत को हानि होती है, जबकि जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। इससे भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है। जो अम्लीय जो अम्लता बढ़ रही है उससे जो पानी होता है, इससे भवन जो मार्बल वगैरह से बने हुए, पोटाश से बने हुए, उनके अंदर पीलापन आ जाता है, कालापन आ जाता है। पत्थर एवं संगमरमर विशेष रूप से प्रभावित होता है। यूनान, इटली एवं कई यूरोपीय देशों में संगमरमर से बनी मूर्तियां तथा आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल अम्लीय वर्षा से धुंधला पड़ता जा रहा है। इसके बाद इसके जो संभावित समाधान है उनको भी हम देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके जो कुछ मानवीय उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं उसको देखिए। विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली SO2 एवं NO2 के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ठीक है, इनको पूर्ण रूप से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या है नियंत्रित जो है हम कर सकते हैं। इन्हें वातावरण में घुलने से रोका जा सकता है। अतः उद्योगों में स्क्रबर का उपयोग करें, बैग फिल्टर तथा कोलाइडिंग टैंक बनाए जाएं। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का प्रयोग अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। बिजली के उत्पादन की जगह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करें। समय समय पर वाहनों की जाँच कराते रहनी चाहिए। जो पोल्यूशन जाँच होती है हमारी, वो समय समय पर जो है करवाती रहनी चाहिए।
जल स्रोत जहाँ पानी की अम्लता बढ़ रही है वहाँ पानी में चूना डाल दिया जाए, इससे मिट्टी की जो अम्लता है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अम्ल के अंदर हम क्षार भी डालेंगे तो उसकी जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है हरित गृह प्रभाव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।